अभिवादन। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो कोई आर्टिकल, रिपोर्ट या किताब नहीं है। ये एक नींद की कहानी है जिसका शीर्षक है तारों भरी झील। अब नींद की कहानियां अक्सर बच्चों के लिए होती हैं, पर ये खास तौर पर वयस्कों के लिए बनाई गई है। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसकी चीर फाड़ करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द हमारे दिमाग पर जादू कैसे करते हैं। एक तरह से ये एक साइकोलॉजिकल रेसिपी को उजागर करने जैसा है। इसमें ऐसा क्या है जो एक चिंतित, भागदौड़ वाले दिमाग को शांत करके नींद की गहरी अवस्था में ले जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक खूबसूरत कहानी नहीं है, ये एक एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, कह सकती हैं। हर शब्द, हर तस्वीर, हर ठहराव एक मकसद से चुना गया है। आज हम इसी डिजाइन को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे शांत करता है और नींद के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता है। ठीक है, तो इस रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट क्या है? कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जाने पहचाने निर्देश से। आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। ये तो हर मेडिटेशन ऐप में होता है। इसमें क्या खास है? ये भले ही आम लगे, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया की नींव है। इसे एक दरवाजे की तरह समझिए। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग का ध्यान बाहरी दुनिया की चिंताओं से हटा रहे हैं, जैसे कल की मीटिंग या आज की कोई बहस। वहां से ध्यान हटाकर अंदर, यानी अपने शरीर पर ला रहे हैं। ये एक तरह से गियर बदलना है। और यहीं पर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होना शुरू होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकती हैं? हाँ, जरूर। तो ऐसे समझिए कि हमारे नर्वस सिस्टम में एक कार की तरह दो पैडल होते हैं। एक है एक्सेलरेटर, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये लड़ो या भागो वाला मोड है, जो तनाव में दब जाता है और हमें हाई अलर्ट पर रखता है। अच्छा। और दूसरा पैडल है ब्रेक, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये है आराम और पाचन वाला मोड। ये शरीर की सारी मशीनरी को धीमा करता है, दिल की धड़कन, सांस, ब्लड प्रेशर। तो सांसों पर ध्यान देना उस ब्रेक पेडल को धीरे धीरे दबाने जैसा है। कहानी का पहला कदम ही एक्सेलरेटर से पैर हटाकर ब्रेक पर रखना है। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ब्रेक लगना शुरू हो गया है। इसके बाद कहानियां में कहाँ ले जाती है? ये एक घने लेकिन प्यारे जंगल और मखमली गहरे नीले आसमान का माहौल बनाती है। यहाँ घना जंगल शब्द सुनकर किसी को डर भी तो लग सकता है। और यही तो शब्दों के चुनाव की खूबसूरती है। लेखक इस बात को जानता है। घना जंगल सुनते ही हमारे दिमाग में खतरे की एक हल्की सी घंटी बज सकती है। ये हमारा इंस्टिंक्ट है। लेकिन उसके तुरंत बाद प्यारा शब्द जोड़कर उस डर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। इसी तरह रात के अंधेरे को डरावना या खाली नहीं, बल्कि मखमली बताया गया है। मखमल छूने में मुलायम होता है, आरामदायक होता है, लग्जूरियस होता है। तो यहाँ डर की हर संभावना को पैदा होने से पहले ही खत्म किया जा रहा है। श्रोता को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि ये जगह अनजान हो सकती है, लेकिन खतरनाक बिल्कुल नहीं, ये सुरक्षित है। समझ गया। तो पहले हमें शांत किया, फिर हमें सुरक्षित महसूस कराया। अब हम कहानी के दिल में पहुंचते हैं। तारों भरी झील। पानी इतना शांत है कि ये एक आईने की तरह है, जिसमें लाखों तारे चमक रहे हैं। एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगता है जैसे आपने आसमान को उठाकर जमीन पर रख दिया है। ये इमेज बहुत पावरफुल है। हाँ, ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल इमेज नहीं है, ये इस कहानी का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। यहाँ प्रतीकात्मक मतलब सिंबलिज्म जो है वो बहुत गहरा है। सोचिए, आसमान हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की तरह है, विशाल, खुला और दिन भर विचारों के बादलों से भरा हुआ। और झील हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की तरह है, गहरी, शांत, जिसमें हमारी भावनाएं और यादें छिपी होती हैं। ये दिलचस्प है। इसे थोड़ा और खोलिए। चेतना और अवचेतन का मिलना, इसका क्या मतलब है? मतलब दिन भर हमारी चेतना और अवचेतन में एक खींचतान चलती रहती है ना? हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ करना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस का कोई डर या कोई चिंता उसे रोक लेती है। कहानी में जब शांत झील यानी अवचेतन बिना किसी लहर के आसमान यानी चेतना को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है,
तो ये उस पल का प्रतीक है जहां दोनों के बीच का संघर्ष खत्म हो गया है, वे एक दूसरे के साथ हार्मनी में है। ऊपर भी तारे, नीचे भी तारे। बिल्कुल। श्रोता एक ऐसी असीम शांति में घिर जाता है जहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और इस विशालता के सामने हमारी रोजमर्रा की चिंताएं बहुत छोटी और बेमानी लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर किसी का मन पहले से ही बहुत ज्यादा अशांत है, तो क्या एक आईने जैसी शांत झील की कल्पना उसे अपनी अंदरूनी अशांति का और भी ज्यादा एहसास नहीं कराएगी? एक तरह का कॉन्ट्रास्ट जो परेशान कर दे। ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब कहानी के अगले हिस्से में छिपा है। कहानी सिर्फ एक इमेज देके छोड़ नहीं देती, वो जानती है कि मन भटक सकता है, इसीलिए वो तुरंत दूसरी इंद्रियों को एंगेज करती है। आपको बादलों जैसी मुलायम घास पर बैठने को कहा जाता है, ये स्पर्श की भावना है। हाँ। फिर झिंगुरों की हल्की सी आवाज सुनने को मिलती है, ये सुनने की भावना है। इसे मल्टी सेंसरी इमर्शन कहते हैं। जब हमारा दिमाग एक से ज्यादा इंद्रियों से सिग्नल पाता है ना, तो वो इस काल्पनिक दुनिया को ज्यादा वास्तविक मानने लगता है और ये इतना पावरफुल होता है कि ये चिंता वाले विचारों को क्राउड आउट कर देता है। मतलब उनके लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचती। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर एक इंद्रिय काम ना करे तो दूसरी उसे पकड़ लेती है। ठीक है, माहौल बन चुका है, हम सुरक्षित हैं और एक शांत दुनिया में खो चुके हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया एलिमेंट आता है, एक छोटी सी लकड़ी की नाव जो अपने आप किनारे की ओर आती है। ये कोई साधारण नाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके किनारे चांदी की तरह चमकते हैं और इसमें एक दिया जल रहा है जिसकी लौ बिल्कुल स्थिर है हवा के बावजूद। ये नाव कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये समर्पण और नियंत्रण छोड़ने का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। नियंत्रण छोड़ना, ये नींद के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि नींद ना आने की समस्या का मूल अक्सर प्रयास का विरोधाभास होता है, द पैराडॉक्स ऑफ एफर्ट। नींद एक ऐसी चीज है जिसे आप कर नहीं सकते। ये तब होती है जब आप करना बंद कर देते हैं। हम जितनी ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है और नींद उतनी ही दूर भागती है। सही बात है। ये नाव उस निष्क्रिय स्वीकृति, उस पैसिव एक्सेप्टेंस का भौतिक रूप है। नाव अपने आप चल रही है, आपको चप्पू नहीं चलाना, कोई दिशा तय नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, आपको बस भरोसा करके बैठ जाना है। ये आपके दिमाग के उस हिस्से को शांत करती है जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। एक मिनट, यहाँ एक विरोधाभास नहीं है। आपने कहा नाव नियंत्रण छोड़ने का प्रतीक है, लेकिन उसमें एक दिया भी है जिसकी लौ बिल्कुल स्थिर है, जो एक केंद्रित और शांत मन का प्रतीक है। तो एक तरफ समर्पण है, दूसरी तरफ एकाग्रता। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? बेहतरीन ऑब्जर्वेशन। ये विरोधाभास लगता है लेकिन है नहीं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नाव का अपने आप चलना बाहरी नियंत्रण को छोड़ने का प्रतीक है। मतलब क्या होगा, मैं सो पाऊंगी या नहीं, इन सब चिंताओं को छोड़ना। और दिए की स्थिर लौ वो आंतरिक स्थिरता का प्रतीक है। अच्छा। इसका संदेश ये है कि जब आप बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तभी आपको सच्ची आंतरिक शांति और एकाग्रता मिलती है। लौ इसलिए स्थिर है क्योंकि उसे बाहरी हवा की परवाह नहीं है। इसी तरह मन तब शांत होता है जब वो बाहरी नतीजों की चिंता छोड़ देता है। ये तो बात कह रहा है। फिर नाव में बैठने पर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है और नाव इतनी धीमी चलती है कि चलने का एहसास ही नहीं होता है। फिर पानी को छूने और तारों की परछाइयों को मुस्कुराते हुए देखने का वर्णन है। ये मुस्कुराती परछाइयां वाला डिटेल मुझे बहुत खास लगा। ये छोटे छोटे विवरण ही तो हैं जो इस कहानी को असरदार बनाते हैं। धीमी गति हमारे नर्वस सिस्टम के ब्रेक पैडल को और दबाती है और परछाइयों का मुस्कुराना ये दुनिया को एक पर्सनालिटी दे रहा है। ये सबकॉन्शियस माइंड को बता रहा है कि ये यूनिवर्स न केवल शांत है बल्कि फ्रेंडली और वेलकमिंग भी है। आप एक ऐसी जगह पर है जो आपको पसंद करती है, जो चाहती है कि आप यहाँ रहें। ये सुरक्षा की भावना को और भी गहरा कर देता है। मैंने कहानी सुनने की कोशिश की थी और मेरे लिए सबसे मुश्किल हिस्सा नाव पर भरोसा करना ही था। मेरा दिमाग बार बार पूछ रहा था, ये कहाँ जा रही है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, जो शायद मेरी दिन प्रतिदिन की हर चीज को प्लान और कंट्रोल करने की आदत को दिखाता है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए कहानी आगे बढ़ती है और श्रोता को नाव में लेटने और आंखें बंद करने के लिए कहती है। मतलब अब आपको बाहर देखने की भी जरूरत नहीं है, भरोसा और भी गहरा हो जाता है।
फिर सांस के साथ शांति को अंदर लेने और तनाव को बाहर निकालने जैसे निर्देश दोहराए जाते हैं। ये दोहराव बहुत जरूरी है। दोहराव क्यों? क्या एक बार कहना काफी नहीं है? नहीं, ये क्लासिक हिप्नोटिक सुझाव की तकनीक है। हमारा चेतन मन बहुत तर्कवादी होता है। वो पहली बार में किसी बात को आसानी से नहीं मानता, लेकिन जब एक ही सुझाव को बार बार एक गहरी आराम की अवस्था में दोहराया जाता है तो वो चेतन मन के फिल्टर को बाईपास करके सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है। पहली बार एक निर्देश होता है, दूसरी बार एक सुझाव और तीसरी या चौथी बार तक एक विश्वास बन जाता है कि हाँ, मैं सच में शांत हो रहा हूँ। और इस यात्रा का अंत कहाँ होता है? नाव हमें कहाँ ले जाती है? यात्रा का अंत होता है चमेली के फूलों से ढके एक तैरते हुए द्वीप पर। ये अंतिम पड़ाव है और यहाँ बहुत चालाकी से गंध की भावना, सेंस ऑफ स्मेल को शामिल किया गया है। चमेली की खुशबू, इसका क्या महत्व है? हमारी सूंघने की शक्ति यानी ओल्फैक्टरी सेंस सीधे हमारे दिमाग के भावनात्मक और स्मृति केंद्र से जुड़ी होती है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। बाकी इंद्रियों के सिग्नल पहले दिमाग के लॉजिक सेंटर से गुजरते हैं, लेकिन खुशबू वो सीधे भावनाओं को ट्रिगर करती है। चमेली की सुगंध को अरोमा थेरेपी में सदियों से तनाव कम करने और नींद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहानी में सिर्फ उसकी खुशबू की कल्पना करना भी दिमाग में वही रिलैक्सिंग रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है। ये द्वीप अंतिम सुरक्षित आश्रय है, नरम, सुगंधित और पूरी तरह से शांत। ये मन को संकेत देता है कि यात्रा पूरी हो गई, मंजिल आ गई, अब और कहीं नहीं जाना है। और फिर इस पूरी यात्रा के बाद कहानी बहुत सीधे और स्पष्ट निर्देश देती है। ये जगह सुरक्षित है, आप पूरी तरह से सो सकते हैं, और अंत में बस 2 शब्द, सो जाइए। इतना सब कुछ बनाने के बाद ये अंत बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसे नींद के लिए अनुमति देना कहते हैं, परमिशन देना। दिन भर हमारा दिमाग एक गार्ड की तरह काम करता है, हमें खतरों से बचाता है, समस्याओं को सुलझाता है। रात में थके होने के बावजूद वो गार्ड अपनी ड्यूटी छोड़ने को तैयार नहीं होता। इस कहानी ने उस गार्ड के लिए एक पूरी तरह से सुरक्षित माहौल बनाया है। उसने साबित कर दिया है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब जब गार्ड को पूरी तरह यकीन हो गया है तो उसे एक कोमल लेकिन स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि अब तुम आराम कर सकते हो, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई, सो जाओ। और उस बिंदु पर मन प्रतिरोध करना बंद कर देता है। तो अगर हम इस पूरी मनोवैज्ञानिक रेसिपी को समराइज करें तो हमने देखा कि तारों भरी झील नींद में आने की हर बाधा को एक-एक करके हटाती है। ये सांस से नर्वस सिस्टम को शांत करती है, शब्दों से डर को खत्म करती है, मल्टी सेंसरी डिटेल से मन को भटकने से रोकती है, और स्वचालित नाव के जरिए नियंत्रण छोड़ने की जरूरत को संबोधित करती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा माहौल बनाती है जहां मन और शरीर को जाने देने, लेट गो करने के लिए सुरक्षित महसूस होता है। ये नींद को मजबूर करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि नींद के आने के लिए सारी परिस्थितियां तैयार कर देती है। ये शब्दों की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे वे हमारे शरीर की केमिस्ट्री और मन की अवस्था को बदल सकते हैं। ये वाकई आकर्षक है। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये एक तरह की गाइडेड थेरेपी है। सही कहा। और अब श्रोता के लिए सोचने के लिए एक विचार। इस कहानी में झील और नाव एक यात्रा का प्रतीक है, तनाव से शांति की ओर एक यात्रा। ये तो रात में सोने के लिए है, पर क्या हमारे जागते हुए जीवन में भी ऐसी कोई मानसिक नाव हो सकती है? कोई ऐसी कल्पना, कोई याद या कोई विचार जिसे हम दिन के तनावपूर्ण पलों में बस कुछ मिनटों के लिए इस्तेमाल करके खुद को उस तनाव से निकालकर शांति की एक छोटी सी झील तक ले जा सकें।